ऋषि सुनक भी कहीं पर अपने आप को आम जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए। एक एलीट पर्सपेक्टिव उनका जो रहा, एक डिस्कनेक्ट रहा। जो बदलाव ब्रिटेन में हो रहे हैं उसके काफ़ी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं ब्रिटेन की राजनीति के लिए। जो यूथ है ईरान का, वो अभी भी चाहता था कि कुछ भी हो जाए लेकिन मॉडरेट ही जीत के आए, कि थोड़ी आशा रहे चेंज की। यूके कोई अलग राह जा रहा है या आपको लग रहा है कि यूके में जो लेबर या जो लेफ्ट है वो दैट इज द राइट, वो भी दक्षिणपंथी ही है? यूके में आप देखें वो उल्टा ही उनके वहाँ बयार बहती है। मुझे नहीं लगता कि लेफ्ट पार्टीज़ जो अभी कोशिश कर रहे हैं कि एक कॉबल करें कोalition, उसमें बहुत सफलता उनको मिल पाएगी। लीडर्स ढह जा रहे हैं, पार्टियाँ बदली जा रही हैं। तो वो जो एक मुझे लगता है माहौल बन रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोलमेज, मैं हूं नगमा। हाल ही में दुनिया के कई बड़े देशों ने चुनाव देखे हैं और चुनावों में बदलाव देखे हैं और उसके जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले भी रहे। जैसे ईरान का चुनाव हुआ तो वहाँ पर एक उम्मीद जगी है कि एक अगर हम देखें तो थोड़ा मॉडरेट लीडर इस बार चुन कर आए हैं, तो जब उन्हें चुना गया है उनसे लोगों की उम्मीद भी होगी कि क्या वो कुछ बदलाव ला पाएंगे। पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह का बदलाव, क्या विदेश नीति पर भी कोई असर पड़ेगा, क्या घरेलू राजनीति पर कोई असर पड़ेगा। तो ये तो ईरान के चुनाव की बात हो गई। यूके में जब ऋषि सुनाक चुनाव हारे तो ये तय था कि वो जाने वाले हैं, लेकिन अब लेबर पार्टी का जो 14 साल का वनवास था वो ख़त्म हुआ है, तो लोगों ने उन्हें क्यों चुना, क्या उम्मीदें हैं, ये देखने वाली बात है। और साथ साथ फ्रांस में जिस तरह से दक्षिणपंथी पार्टी का उभार हुआ है, हालांकि सत्ता में चुनकर अभी तक कोई नहीं आया और एक असमंजस में फ्रांस की राजनीति है, एक संकट वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ इसमें दो मेहमान जुड़े हैं, प्रोफेसर हर्ष पंत और कबीर तनेजा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है गोलमेज में। यूके से शुरुआत करें तो ऋषि सुनाक का जाना तो तय था, लेकिन लेबर की जो वापसी हो पाई इस बार, उसकी वजह आप क्या देखते हैं? ऐसा क्या उन्होंने प्रॉमिस किया या क्या गलत किया था सुनाक ने, और लेबर पार्टी को इस बार लोगों ने किस उम्मीद से चुना है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट नगमा रहा वहाँ पर। और सुनाक तो जाने वाले थे, जैसा आपने कहा। सारे ओपिनियन पोल्स बता रहे थे कि एक सुनामी आएगी और वो आई। लेकिन दोनों ही तरफ से मुझे लगता है कारण रहे। एक तो कंजर्वेटिव्स का अपना इम्प्लोजन हुआ और वो काफ़ी समय से हो रहा था। अगर आप देखें, बोरिस जॉनसन, उनकी सरकार स्कैंडल्स ग्रस्त रही। उसके बाद लिज ट्रस आई कुछ दिन के लिए और उसके बाद ऋषि सुनक को आना पड़ा। तो कहीं पर जो इंटरनल टसल था कंजर्वेटिव्स का, वो सामने आया। और एक पार्टी जो अपने आप को पार्टी ऑफ गवर्नेंस कहती थी, वो ऐसी पार्टी इल डिसिप्लिन्ड लोगों को लगने लगी, जिसका गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं था। इंट्रा पार्टी पॉलिटिकिंग पर ज़्यादा तवज्जो था। तो उसमें जो एक काफ़ी इश्यूज़ रहे, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, इकॉनमी की हालत ख़राब है। तो हर तरफ से जो ब्रिटेन के अंदर जो परेशानियां थी वो कंजर्वेटिव्स के ऊपर नेचुरली जो गवर्न करता है, सत्ताधारी पार्टी है, 14 साल से सत्ता में है, उसके खिलाफ एक नाराज़गी बनी। और मुझे लगता है उनका जाना करीब करीब तय हो गया। और ऋषि सुनक भी कहीं पर अपने आप को आम जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए। एक एलीट पर्सपेक्टिव उनका जो रहा, एक डिस्कनेक्ट रहा मासेस के साथ, वो मुझे लगता है काफ़ी नज़र आया। और लेबर पार्टी ने दूसरी तरफ अपने आप को अपना पुनर्निर्माण किया और एक सेंट्रिस्ट पार्टी के तौर पर खड़े किया, स्टारमर ने उसको किया। तो वो मुझे लगता है एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रहा। हालांकि अगर आप रिजल्ट्स देखें तो लेबर पार्टी का वोट शेयर नहीं बढ़ा है, लेकिन लेबर पार्टी ने जिस तरह से लैंडस्लाइड जीता है, उसमें जो कंजर्वेटिव्स का वोट है वो इधर उधर चला गया है। रिफॉर्म यूके पार्टी जो नाइजल फराज ने खड़ी करी ब्रेक्सिट के बाद, उसको 15% वोट मिला, अप्रत्याशित बात है। तो कहीं पर जो बदलाव ब्रिटेन में हो रहे हैं उसके काफ़ी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं ब्रिटेन की राजनीति के लिए। लेकिन जो कंजर्वेटिव्स और टोरीज़, कंजर्वेटिव्स और लेबर दोनों ही की तरफ से हमने देखा कि जो कारण बने, उसका नतीजा हमको देखने को मिला कि ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब ये बदलाव कितने समय तक रहता है और बदलाव में केंद्र में लेबर पार्टी कितने समय तक रहती है, ये देखने वाली। और ब्रिटेन में जिस तरह से लेफ्ट पार्टी आई है, बाकी जो यूरोप है वहाँ पे कुछ अलग ही दिशा दिखाई दे रही है। वहाँ पे एक दक्षिणपंथी राइट विंग का उभार है, लेकिन ब्रिटेन सबसे अलग है। इस पे भी आऊँगी, लेकिन ईरान पे आ जाएं पहले कबीर के। वहाँ पे भी एक बदलाव आया और वहाँ पर अचानक से चुनाव लोगों के सामने आ गए, लेकिन उसमें जो चुन कर आए हैं पेजेश्किन, वो मॉडरेट माने जाते हैं। हालांकि हम सब जान रहे हैं कि वहाँ पे सुप्रीम लीडर जो हैं उनका ही दबदबा है, चाहे विदेश नीति हो या घरेलू राजनीति। लेकिन युवा वोटर्स ने इनको वोट किया है, जो करीब 32% हैं। आपने इसके ऊपर पेपर भी लिखा।
इनसे क्या उम्मीद इस वक्त लगाई जा सकती है, ख़ास करके जो घरेलू जनता है? और सबसे बड़ी उनकी चुनौती यही होगी कि तमाम तरह के जो प्रोटेस्ट देखे ईरान ने, हिजाब से लेकर महिलाओं के अधिकारों को लेकर, क्या वहाँ पे भी कुछ ये मरहम लगा पाएंगे? हाँ जी, देखिए जो ईरान में जो इलेक्शन रिजल्ट आया वो काफ़ी लोग सरप्राइज थे कि एक मॉडरेट जो कैंडिडेट, सिर्फ एक मॉडरेट कैंडिडेट था, बाकी सारे जो कैंडिडेट्स थे जो वेट किए जाते हैं, जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला डिसाइड करते हैं हाँ ये ठीक है ये रन करेंगे प्रेसिडेंसी के लिए, उसमें से 5 हार्डलाइनर्स थे और एक मॉडरेट था। तो ज़्यादातर जब ऐसे होता है तो एक मॉडरेट इसलिए होता है कि आप बैलेंस दिखा रहे हैं या आप दिखाना चाहते हैं कि इंक्लूसिव इलेक्शन है। ईरान के लिए इलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है क्योंकि वो अपने आप को दिखाता है कि एज एन इस्लामिक कंट्री पीपल हैव अ से कि यानी लोग दुनिया तय को करते हैं। दिखाना हाँ, भी होता है। क्योंकि अगर आप उनके नेबर्स देखें अरब एरिया में, वहाँ पे ज़्यादातर मोनार्कीज हैं, तो वो अपने आप को दिखाता है कि हम इंक्लूसिव हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो कौन होगी। अब जब अगर आप रन ऑफ सब पहले जो इलेक्शंस हुए थे वो देखें, उसमें ज़्यादातर एक कैंडिडेट थे कालिबाफ, उनका जीतना ज़्यादा तय लग रहा था, हम्म, लेकिन एक सरप्राइज आया उसमें, और सरप्राइज भी इसलिए आया क्योंकि मेरे ख्याल से जो सबसे लोएस्ट टर्नआउट था इलेक्शंस का 1979 से, वो इस बार था। सिर्फ 38 या 39% इरानियन पॉपुलेशन ने वोट दिया। वो थोड़ा सा बढ़ के 41-42 के करीब आया जब रन ऑफ हुआ पेजेशियन के बीच में और जलीली के बीच में, जो हार्डलाइनर कैंडिडेट थे। और इसमें ये देख सकते हैं हम कि जो यूथ है ईरान का, वो अभी भी चाहता था कि कुछ भी हो जाए लेकिन मॉडरेट ही जीत के आए, कि थोड़ी आशा रहे चेंज की इरानियन सोसाइटी में, इरानियन इकोनॉमी में, क्योंकि इकोनॉमी की उनकी बात करें तो काफ़ी खस्ता हालत है इकोनॉमी की। तो लेकिन अब कुछ होता है या नहीं होता है वो हमें वेट करके और देखना एक ऐसा पड़ेगा। वक्त भी है जो मुश्किल वक्त है। ईरान की जो फॉरवर्ड डिफेंस पॉलिसी है तो वो बहुत सारे देशों में डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है। अब जो युद्ध चल रहा है पड़ोस में, इसराइल का युद्ध जो है, उसको उन सब चीज़ों को लेकर ये एक बड़ी चुनौती रहेगी कि वो क्या पोजीशन लेंगे। और उन्होंने आते आते कह भी दिया है, कुछ बयान भी दे दिया है। हाँ, तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग ये भी सोच रहे थे क्योंकि मॉडरेट आया है कि कोई फॉरेन पॉलिसी है, जो सिक्योरिटी पॉलिसी है ईरान की, उसमें चेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं होगा। पर लेकिन बिफोर इलेक्शन भी पता था अगर मॉडरेट जीते इब्राहिम राइसी की मृत्यु के बाद, कि ऐसा कोई मेजर चेंज फॉरेन पॉलिसी में नहीं आएगा। तो आपने देखा कि अल-पेज़ेशिन का ऑलरेडी एक स्टेटमेंट आ चुका है इन सपोर्ट ऑफ हिज़्बुल्लाह, जो इज़राइल के नॉर्थ में अभी उनकी थोड़ी मतभेद चल रही है। तो एक वो कंटिन्यूटी फॉरेन पॉलिसी में इनको रखनी पड़ेगी, चाहे आप मॉडरेट हों, चाहे आप कंजर्वेटिव हों, क्योंकि वो सब डिसाइड होता है आयतुल्ला के लेवल पे, और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो एक मिलिट्री फोर्स है जो सीधा आयतुल्ला को रिपोर्ट करती है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करती। तो वो जो पावर्स इक्वेशन है, जो पावर सिस्टम है, वो डिसाइड करते हैं ये चीज़ें। जो प्रेसिडेंट है वो ज़्यादातर डोमेस्टिक अफेयर्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इकोनॉमी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और जो लोकल गवर्नेंस है उन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ज़्यादातर मेरे ख्याल से पेजेशियन का भी उधर ही एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो रेवोल्यूशनरी गार्ड और सुप्रीम लीडर दोनों के बीच में ये कितना कुछ कर पाएंगे, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। यूके पे वापस लौटे तो अभी प्रोफेसर पंत, जो मैंने कहा कि ज़्यादातर यूरोप में आप देखें तो राइट विंग का उभार है, जैसा कि फ्रांस में भी नज़र आया। अब फ्रांस में ये तो है कि जो राइट विंग है उसको आप सत्ता से बहुत ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकते। अभी भले ही ये स्थिति है कि वो सरकार नहीं बना पाएंगे, उनको इतनी आई नहीं है सीटें, बट किसी को भी नहीं आई है। लेकिन यूके कोई अलग राह जा रहा है, या आपको लग रहा है कि यूके में जो लेबर या जो लेफ्ट है वो दैट इज़ द राइट, वो भी दक्षिणपंथी ही है? हाँ, कॉन्टिनेंटल राइट के हिसाब से तो थोड़ा डिफरेंस यूके में रहा, पर यूके में आप देखें वो उल्टा ही उनके वहाँ बयार बहती है। तो ब्रेक्सिट हुआ, यूरोप जब कह रहा था कि हमको साथ रहना चाहिए, वो निकल गए। तो यूके में जो राइट विंग रहा है उसका अपना एक पर्सपेक्टिव रहा है, उसकी एक इंडिपेंडेंस रही है, तो उसने काफ़ी हद तक ब्रिटिश पॉलिटिक्स को उसकी दिशा और दशा तय की है। लेकिन जो यूरोप में हो रहा है और कॉन्टिनेंटल यूरोप में हो रहा है, वहाँ पर जिस तरह से यूरोपियन पार्लियामेंट के जब इलेक्शंस हुए और उसमें दक्षिणपंथी फोर्सेस का उभार देखने को मिला, और उसके बाद जो पावर स्ट्रक्चर, पावर बैलेंस चेंज हुआ है यूरोपियन पार्लियामेंट में, उसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि उसमें आप जो हर पॉलिसी इशू है उसमें आप बदलाव आपको देखने को मिलेगा यूरोप से, ब्रसल्स से। लेकिन जो फ्रांस में हुआ, वो जैसा आप कह रही बिल्कुल ठीक है कि उसमें अभी तो ये शॉर्ट टर्म एक मेजर लिया गया है कि सारे लेफ्ट आ गए, उसमें आपस में कुछ
आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन भी नहीं है, कोई एक्सट्रीम लेफ्ट है, कोई सेंट्रिस्ट है, ग्रीन पार्टी है, तो उनका सिर्फ एक एजेंडा था कि किसी तरह से फार राइट को हमको दूर करना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कुछ समय की बात है ये और फार राइट वापस फार राइट सत्ता में आएगा ही आएगा अगर ट्रेंड से मरीन बने लापेन रहे। ने कहा भी कि पूरा जो उनका फोकस था वो यही कि एंटी नेशनल रैली एक फ्रंट बनाना हाँ। है और आइडियोलॉजिकली ये लोग कुछ इनमें कोई खास सहमति नहीं है, कुछ इस तरह का जैसा कि हमने भारत में इंडिया अलायंस हाँ, भी देखा था कि सब वो साथ मुझे आ लगता गए है थे। वो कुछ इस तरह का। शॉर्ट टर्म मेजर हो सकता है कि आप क्योंकि आप एकदम से राइट विंग की जब बात करते हैं, फार राइट की बात करते हैं, तो हाँ। उसका सत्ता में आना लोगों को थोड़ा सा परेशान किया, लोगों ने बड़ी मात्रा में बाहर आकर लोगों ने वोट किया। लेकिन ये टेम्परेरी फिनोमिना है और मुझे लगता है जो पार्टीज़ हैं, जो जिस तरह की कैंपेन हुआ है, जो इश्यूज़ अभी फ्रेंच पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहे हैं और यूरोपियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहे हैं, उसका जो नैरेटिव है वो राइट सेट कर रहा है। तो राइट जो है मेन स्ट्रीम बनता जा रहा है यूरोप में, और उसको जो पार्टीज़ हैं, सेंट्रिस्ट पार्टीज़ हैं, मैक्रोन का राइज, मैक्रोन की पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, जी। जबकि एक माना जा रहा था कि वो तो वाइप आउट हो जाएंगे। और उसका एक बड़ा कारण है कि मैक्रोन तो पहले से ही राइट में थे, सेंटर राइट थे, और वो जो उनका नैरेटिव था वो अभी भी काफ़ी प्रबल है। और तो उसमें अगर आप देखें तो वोट में मुझे नहीं लगता कि जो लेफ़्ट है उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, बहुत समय तक वो सत्ता में रह पाएंगे और उनके जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो सामने आ पाएंगे। लेकिन जहाँ तक यूके का सवाल है, वहाँ लेबर पार्टी को इतनी बड़ी मैंडेट मिली है, पर कियर स्टारमर ने जो किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने लेबर को एक फार राइट पार्टी से या लेफ्ट पार्टी से हटाकर सेंटर ग्राउंड में जब वो ले गए, जी। जेरेमी कॉर्बिन जो बात करते थे उसका बिल्कुल नेगेट किया उन्होंने, और एंटी सेमिटिज्म के खिलाफ एक्शन लिया, और फॉरेन पॉलिसी में सेंट्रिस्ट ग्राउंड दिया उन्होंने। जिस तरह से जो एक टोरीज का ख़ास होता है कि टैक्सेशन के इशू को लेकर कंजर्वेटिव्स काफ़ी प्रेशर में रहते हैं, उन्होंने उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हाँ, इतना ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए, और एक अप्रोच जो उनका है वो काफ़ी एक मॉडरेट, जो लेबर पार्टी मॉडरेट लेफ्ट होता है उसका है। तो मुझे लगता है उसका उनको एडवांटेज मिला, और यही चीज़ आपको याद होगा टोनी ब्लेयर ने करी थी। वो लेबर पार्टी को सेंटर ग्राउंड से उन्होंने लेकर आए थे। तो वो मुझे लगता है ब्रिटिश पॉलिटिक्स में एक और बदलाव, एक और फेज़ आया है। अब ये लेबर पार्टी अपने आप को संभाल के रख पाती है नहीं, ये लेबर जी। पार्टी के ऊपर है। लेकिन क्योंकि वो बड़े फेमस हैं कि वो भी बड़ी जल्दी सत्ता में आते हैं फिर लड़ने लगते हैं। लेकिन वो अभी दूर की बात है। अभी तो स्टारमर साहब के पास काफ़ी पावर है, और मुझे लगता है कि वो सत्ता कुछ समय तक तो एक डिसिप्लिन तरीके से चला जो पाएंगे। आपने कहा ना कि सत्ता में आते हुए फिर लड़ने लगते हैं, तो बहुत सारे इसके इंडियन पैरेलल्स मुझे याद आ रहे हैं कि ये जो दिल्ली में हमने सरकार में देखा, एक वो उस तरह की भी स्थिति है। लेकिन यहाँ आपने ब्रिटेन में जो बदलाव की बात की है और फ्रांस की, यूरोप की बात की, बाकी यूरोप एक अलग दिशा में थोड़ा चल रहा है। तो फ्रांस के चुनाव में, फ्रांस में अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एक असमंजस की स्थिति है। वहाँ पर वो हटने को तैयार नहीं है, कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इधर एक चिंता है कि ओलंपिक गेम्स होने हैं, और इस तरह की स्थिति में फ्रांस से तीनों को नंबर्स आए हैं, राइट विंग पार्टी बढ़ी है आगे, लेकिन सरकार कोई नहीं इस वक्त बना पा रही है। तो आगे आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? किस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फ्रांस में है? दूसरे की ये मरीन लापेन जैसे नेता जो हैं, इनको कहा जाता है कि पॉपुलिस्ट नेता हैं, वो जनता की आवाज़ बन रहे हैं। तो क्या लोगों में जो ग्रजेस इस वक्त यूरोप में दिख रहा है, एक एंटी माइग्रेशन भी बहुत बड़ी आवाज़ उठ रही है, ये सब चीज़ें हैं जो अब उभर कर आ रही हैं काफ़ी। बिल्कुल, मुझे लगता है जब आर्थिक तरीके से कोई भी सोसाइटी, कोई भी देश में उथल-पुथल होती है आर्थिक मुद्दों पर, उसका प्रभाव राजनीति पर डायरेक्ट पड़ता है। और अभी जिस तरह के आर्थिक हालात यूरोप में बने हुए हैं, और यूक्रेन वॉर के बाद जिस तरह का क्राइसिस है, आर्थिक क्राइसिस जो है, उसमें दक्षिणपंथी पार्टीज़ आगे आएंगी, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। और जो अट्रैक्शन है उनका, वो इसी बात को लेकर है कि एक तो जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं वो गवर्न नहीं कर पा रही हैं। दूसरा जो उनका इशू है, जो मुद्दा है, जो मुझे लगता है कहीं पर मेन स्ट्रीम पार्टीज़ ने इग्नोर किया आइडियोलॉजी के चलते, कि हम माइग्रेशन को डिस्कस ही नहीं करेंगे। तो उसमें जो प्रॉब्लम आई कि फिर वो जो पूरा लैंडस्केप था वो कैप्चर कर लिया राइट ने, कि अगर सेंट्रिस्ट पार्टीज़, मॉडरेट पार्टीज़ डिस्कस नहीं करेंगे इस मुद्दे को, लेकिन लोग तो परेशान हैं, तो लोगों का ग्रेविटेशन उस तरफ हुआ। और मुझे लगता है वो हमको हर देश में इस समय यूरोप में देखने को मिल रहा है, क्योंकि माइग्रेशन बहुत बड़ा इशू है, और उसको थोड़ा सा रिलक्टेंस है जो सेंट्रिस्ट हैं, जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं, उनको एड्रेस करने में डायरेक्टली। तो हमने अब ये जो मुद्दे मेन स्ट्रीम बन गए, जो यूरोपियन पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ उसमें बड़ा मुद्दा था, हर देश में मुद्दा था। तो आर्थिक जब हालत ख़राब होती है, उसमें माइग्रेशन और ज़्यादा प्रबल तरीके से मुद्दा बनता है, और वही हमने देखा
फ्रांस में भी वही हम देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि लेफ्ट पार्टीज़ जो अभी कोशिश कर रहे हैं कि एक कॉबल करें कोalition, उसमें बहुत सफलता उनको मिल पाएगी। जी, पर ये जो कोalition बना ये दिखा रहा है कि अभी तक एक्सेप्टेंस पूरी तरह से ज़्यादातर लोगों में नहीं है, फार राइट है उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। वो मुझे लगता है आइडियोलॉजिकल जो एक सेंस है कि फार राइट का जो मतलब है और उसके जो इम्प्लिकेशंस हैं और जिस तरह का रेटोरिक फार राइट का रहा है एक्सक्लूसिविस्ट, वो उसकी एक्सेप्टेंस अभी भी लोगों में काफ़ी काफ़ी कम है और फार राइट भी अपने आप को मॉडरेट करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह की लैंग्वेज इस इलेक्शन में यूज़ की गई, वो काफ़ी डिफरेंट थी। जी। अब लेकिन वो कर पाता है या पूरी तरह से अपने आप को बदल पाता है, एक गवर्निंग पार्टी के तौर पर खड़ा अपने आप को कर पाता है, ये मुझे लगता है फ्रांस के सामने और पूरे यूरोप के सामने बड़ी समस्याएँ आएँगी। मरीन ले पेन ने भी अपने पिता की पार्टी को काफ़ी मॉडरेट किया है, उसका नाम बदला, छवि उसकी जो है वो काफ़ी बदली, लेकिन अब ये कहें कि जो दशक से कोशिश थी उनकी, जो उनकी महत्वाकांक्षा थी, वो एक तरह से सफल हुई है इस बार। बिल्कुल करीब आ गई हैं, बहुत करीब आ गई हैं और उन्होंने एक बड़ा यंग जो अपने लीडर को भी चुना, उसका भी बड़ा अट्रैक्शन है 28 वहाँ साल पर। के, बहुत 28 साल के हैं, उनका काफ़ी जो यूथ है उसमें काफ़ी एक प्रभाव है। तो और मुझे लगता है क्योंकि दूसरी तरफ कोई ऐसा नेता है नहीं अभी, जी। जो इस तरह की अपील कर रहा हो। नेता जो हैं वो अगर जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं फ्रांस में, वो काफ़ी उनका कद इस समय छोटा हो गया है। अगर आप इमैनुअल मैक्रों को हटा दें तो इस समय आपको ज़्यादातर के नाम भी नहीं पता होंगे। तो वो जो एक सिचुएशन बन रही है कि एक तरफ आप एक लीडरशिप के अराउंड एक कोहेसिव एजेंडा है, दूसरी तरफ डिस्परेट ग्रुप्स हैं जो आपस में कोशिश करेंगे सरकार चलाने की, लेकिन उनकी जो मुझे लगता है अंदरूनी जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वही उनको परेशान करेंगे गवर्नेंस में। अब तो ये जो उभार है उसका उनकी विदेश नीति पे भी किस तरह का असर होगा, इस पे भी एक आपसे जवाब चाहूँगी। पर ईरान पे लौटने पहले कि ईरान में जो बदलाव अभी हुए हैं तो उनके लिए एक चुनौती ये रहेगी डोमेस्टिक फ्रंट पे कि कैसे वो थोड़ा सा ज़्यादा एक मॉडरेट रुख, जिसको इंग्लिश में जैसे कहें कि पैलेटेबल थोड़ा वो बना सके माहौल को। आपको लग रहा है कबीर के ये छवि ईरान की कुछ बदलने में वो कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि पहले भी कुछ मॉडरेट्स आए हैं पर बहुत ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पाए, उनको साइड अलग हटना ही पड़ा। और यहाँ पर इनकी विदेश नीति पे भी और भारत के साथ जो नीतियाँ रही हैं, भारत के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है ईरान का, उसमें किसी तरह का कोई फ़र्क दिखाई देगा क्या? पहले अगर आप मॉडरेट्स की बात करें कि उनका क्या पोजीशनिंग होगी, वो क्या कर पाएंगे, मुद्दे पे डिपेंड करेगा। अगर मॉडरेट्स की ये थिंकिंग होगी अंदर या पेजेश्किन की अंदर थिंकिंग होगी कि जो जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है हमास को या हिजबुल्लाह को या और जो अदर ग्रुप है हूतीस को यमन में ईरान से, उसको मैं थोड़ा चेंज कर सकूं जिससे वो पैलेटेबल हो जाए कि हम वेस्ट से भी बात कर सकें या हम अमेरिका से बात कर सकें या हम यूके से बात कर सकें, वो बहुत मुश्किल होगा मेरे ख्याल से। लेकिन अगर आप दूसरा रूट लें या पेजेश्किन डिसाइड करें कि हम दूसरा रूट लें कि हम वापस बात करना चाहते हैं न्यूक्लियर डील पे, हम वापस बात करना चाहते हैं हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, हम ये बात करना चाहते हैं कि हम एक थ्रेशोल्ड न्यूक्लियर स्टेट है, मतलब अगर हम चाहें तो न्यूक्लियर वेपन्स भी बना सकते हैं फेयरली क्विकली, काफ़ी जल्दी, लेकिन हम बनाना नहीं चाहते। तो इस मुद्दे पे अगर हम लेके अप्रोच करें फिर से, क्योंकि उनके हिसाब से चाहे वो मॉडरेट हों चाहे वो हार्ड लाइनर हों, उनके हिसाब से 2018 में अमेरिका ने एग्जिट किया था। वो लोग सिग्नेटरी थे JCPO के जो डील के, तो अमेरिका ने एग्जिट किया था। प्रॉब्लम उधर ये हुई मॉडरेट्स के लिए कि हमेशा से हार्ड लाइनर्स अंदर या कंजर्वेटिव यही कह रहे थे कि ज़्यादा आप अमेरिका से डील करना चाहेंगे वो टिकेगी नहीं, ईरान के अगेंस्ट वो हमेशा रहेंगे या एक ऐसा मुकाम पे लेके आएंगे जहाँ पे वो एंटी ईरानियन सेंटिमेंट ही प्रिवेल करेगा। जी, तो ये एक तरह से साबित हो गया एक तरीके से साबित हो गया। तो अब बेजिश्किन के लिए अगर हम फिर से वो बात शुरू करना चाहते हैं, इंटरनल कॉन्वर्जेशन को ऐसे मुकाम पे कैसे लाएं कि आप फिर से एक आउटरीच कर पाएँ P5+1 स्टेट्स को, यूएस को इंक्लूडेड, वहाँ तक कैसे ला पाएँ? मेरे ख्याल से पहला, अगर हम न्यूक्लियर डील या न्यूक्लियर डिबेट के बारे में बात कर भी रहे हैं, पहला क्राइसिस पॉइंट वो होगा कि क्या वो इस समय में जहाँ पे युद्ध भी चल रहा है, गाज़ा क्राइसिस भी चल रहा है, ये सब भी चल रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, क्या हम ऐसी फिर से डिबेट शुरू कर सकते हैं? पहला मुद्दा वो होगा। उसके बाद देखा जाएगा कि ऐसा कुछ उसके बियॉन्ड कुछ कर सकते हैं या नहीं। अगर आप इंडिया ईरान की बात करें, मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही ऑटोमेटेड उस पे चलता है। चबहार एक ऐसी चीज़ है जैसे हम काफ़ी 20 साल से बात कर रहे हैं, उसी की बात भी चलेगी आगे। लेकिन जब तक ईरान के अंडर सैंक्शंस होंगे, ईरान सैंक्शंस से रील कर रहा होगा, इंडिया का अपना बिजनेस इंक्रीज़ करना काफ़ी मुश्किल होगा। ऑयल ट्रेड इंक्रीज़ करना या ऑयल ट्रेड रिज्यूम करना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन ऑयल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर थोड़ा और धक्का लगाया जाए तो मेरे ख्याल से
थोड़ा रिजम्पशन शुरू कर सकते हैं। अगर आप करेंसी चेंज कर दें पेमेंट्स के लिए या दूसरी तरह से या बार्टर सिस्टम लेके आए हैं जैसे पहले ट्राई कर रहे थे। लेकिन अगर क्या पॉलिटिकल विल है दोनों साइड्स में इसको एंगेज करने की, अभी उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन बाकी पिछली बार जब इब्राहिम राइसी ने इलेक्शन जीता था तो मिनिस्टर जयशंकर खुद गए थे हुँ। उनके स्वेरिंग इन में। पर उस टाइम अफगानिस्तान का मुद्दा भी एकदम चालू हो रहा था, तो इंडिया को वो आउटरीच बहुत ज़रूरी थी। लेकिन अभी मेरे ख्याल से इंडिया को भी देखना पड़ेगा कि पेजेश्किन अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक में ऑफिस में आएंगे ऑफिशियली। उसके बाद उनके इमीडिएट प्लान्स क्या हैं या उन इमीडिएट नीतिज़ क्या हैं, उस पे डिपेंड करेगा कि इंडिया का आउटरीच इसके बाद क्या होगा। क्या होता है? जी। तो आखिर में एक आप दोनों से एक सवाल कि इस वक़्त जो सभी देशों में दिखाई दे रहा है, वो ये कि जनता ने बदलाव चुना है और सरकारों के सामने इस समय एक हिसाब-किताब का समय है कि वो सोचें कि क्या गलत, क्या सही, क्योंकि यूके में हो, फ्रांस में हो, अमेरिका अभी थोड़ा दूर है चुनाव, लेकिन वहाँ पे भी जिस तरह का हम बदलाव देख रहे हैं और वही राइट, फार राइट का और पॉपुलिस्ट लीडर का उभार। तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पर जो जनता है, वो बदलाव के लिए वोट कर रही है। हाँ, मुझे लगता है नगमा एक ग्लोबल ट्रेंड दिख रहा है कि लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं वो तेज़ी से बदल रही हैं और कहीं पर पॉलिटिकल क्लास जो है वो डिस्कनेक्टेड दिख रहा है। आप अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं देख लीजिए, सब जगह परेशानियाँ चल रही हैं और डेमोक्रेसीज़ में क्योंकि नेचुरल स्वाभाविक है आपको दिख जाता है। तो वो जो चैलेंजेस हैं एक लोकतंत्र के वो सारे लोकतांत्रिक देशों में आपको दिखाई दे रहे हैं कि सरकारें बदल रही हैं, नेता भी चुनकर आते हैं और कुछ ही महीनों बाद एक डिसएन्चेंटमेंट सेट हो जाता है। तो कहीं पर वो जो डिस्कनेक्ट है स्ट्रीट वर्सेस द एलीट, वो काफ़ी प्रबल तरीके से हमको देखने को मिल रहा है और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि लीडर्स ढह जा रहे हैं, पार्टियाँ बदली जा रही हैं। तो वो जो एक मुझे लगता है माहौल बन रहा है, वो काफ़ी काफ़ी हद तक जो अंडरलाइंग ट्रेंड्स हैं, चाहे वो आर्थिक हों या जियोपॉलिटिकल हों, उसका भी रिफ्लेक्शन है कि कैसे जो नेशन स्टेट्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं एक तरह से डिफाइन करने में कि किस तरह की लीडरशिप की ज़रूरत है। एक लीडरशिप वैक्यूम दुनिया में बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसीलिए जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो बड़ा एक आश्चर्यचकित तरीके से आप देखते हैं कि 2 बुज़ुर्ग जो कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ पर कम्पीट कर रहे हैं और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है दुनिया की। वहाँ पर लीडरशिप का जो वैक्यूम हमको दिख रहा है, वो एक तरह से प्रतिबिंब है कि दुनिया में हर जगह यही हो रहा है। तो वो ग्लोबली एक प्रॉब्लम है और मुझे लगता है लोकली एक प्रॉब्लम है। वो दोनों को अगर आप जोड़ दें, तो एक बड़ी प्रॉब्लम दुनिया के सामने खड़ी है कि इस समय जो लीडरशिप है वो कैसी में नहीं मिल पा रही है और समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। नेतृत्व का संकट हर जगह पे खड़ा हो रहा है और दूसरा जो एक फिनोमेना दिख रहा है जिसकी आपने बात की कि एक दक्षिणपंथी उभार और उसकी कई वजह हैं। लोगों के सामने काफ़ी परेशानियां हैं, चाहे वो प्राइस राइस हो, माइग्रेशन हो, इन तमाम की वजह से एक ये उभार भी अक्रॉस यूरोप तो बहुत साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। जिस बदलाव की हमने बात की कबीर, वो बदलाव ईरान के चुनाव में भी नज़र आया। कुछ लोगों ने आफ्टर ऑल बदलाव के लिए वोट हाँ, करने की मतलब कोशिश की। बात सही है। चाहे जितने भी वो उन ईरान की जो यंग पॉपुलेशन है, ज़्यादातर मेजॉरिटी यंग पॉपुलेशन है, बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज है। लेकिन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नेक्स्ट टू निल है। सैंक्शंस हो गया या उनके डिसीजंस हो गए, गवर्नमेंट के डिसीजंस हो गए। लेकिन वहाँ पे एक वो भी है कि वो ज़्यादा अब ये देख रहे हैं कि इस चुनौती से बाहर कैसे जाया जाए। एक ऑप्शन आपके आर्थिक पास है संकट इलेक्शन जो के है। थ्रू, हम्म। है ना? लेकिन उसमें भी सिर्फ 38% लोग बाहर आए। वो अच्छी बात है कि विद इन दैट 38% भी ज़्यादातर यूथ थे। तो एक उनको लगता है काफ़ी यूथ को भी कि ये अभी भी एक ये ऐसा ऑप्शन है हमारे पास जो हम मोबिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन एक और चुनौती ईरान की ये है कि जो दूसरा सेगमेंट है यूथ का, वो बस ये चाहता है कि हम ईरान को छोड़ें कैसे? हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? तो ये 2 एक बहुत बाय पैरेलल चल रहे हैं। एक सेक्शन ऑफ यूथ कह रहा है कि हम बदलाव करेंगे यहाँ पे या बदलाव लेके आएँगे और जो मॉडरेट्स आ रहे हैं उनको हमें सुनना पड़ेगा क्योंकि हमारे वोट से आए हैं। अगर मॉडरेट ही ट्रांसफ़ॉर्म हो गए हार्डलाइनर्स की तौर पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट एंटायर सिस्टम कोलैप्सेस व्हिच ईरान विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड। एंड द सेकंड इज़ जो इरानियन यूथ है वो कहता है हमें किस तरह निकलना है यहाँ से। तो हम्म। तो उस हिसाब से भी ईरान जैसे एरिया जहाँ पे इलेक्शन की पावर एक्चुअली काफ़ी कम है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है ये कि जी। उनके सिस्टम के लिए, उनके सिस्टम की सर्वाइवेबिलिटी के लिए कितना क्या होगा आगे इसके। हर्ष, आप इस पे जोड़ना चाहेंगे ईरान में जो हुआ, वो उस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि जो ईरान में हुआ वो भी एक तरह से ईरान कितने समय से जूझ रहा है का समस्याओं से और जो नेतृत्व है वो समस्याओं का समाधान नहीं ढूँढ पा रहा है।
तो जो एक सुप्रीम लीडर और आईआरजीसी ने जो एक फॉरेन पॉलिसी दी, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। और ईरान, जैसा कबीर कह रहा था, एक ऐसी सोसाइटी है मिडल ईस्ट में जो अभी भी काफ़ी वाइब्रेंट है डेमोक्रेटिकली, जो आपको अरब देशों में नहीं दिखाई देता। तो वो उसका मुझे लगता है जो चैलेंज है ईरान का, वो अलग है कि आप उस जो यूथ है उसको कैसे आप मैनेज करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि जो इस समय जो सुप्रीम लीडर है या उनके जो एडवाइज़र्स हैं, उनका कोई कनेक्ट है इस जनरेशन के साथ। तो वो जो आर्थिक मुद्दे हों, विदेश नीति के मुद्दे हों, उसमें कहीं पर एक ललक ज़रूर है कि इसमें बदलाव हो। अब जी। वो इंस्ट्रूमेंटैलिटी उस बदलाव की क्या होगी, हमने देखा कि जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो ब्रूटली कुचले जाते हैं। तो वो जो एक चैलेंज है कि आप डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को कैसे यूज़ करके बदलाव ला पाएँ। मुझे लगता है उसकी एक झलक हमको ईरान में देखने को मिली। हालाँकि कई बार पहले भी मॉडरेट्स आए ईरान में और हम सबने ज़्यादा कुछ नहीं कर ज़्यादा पाए। कुछ कर नहीं पाए। तो ये अब हमको उम्मीद से तो दुनिया कायम है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, उम्मीद से दुनिया कायम है। एक ललक ज़रूर दिखाई दी है इस बदलाव की, और आपने सही एक यूज़ किया था शब्द के स्ट्रीट वर्सेस द एलीट जो है, ये यहाँ पर सभी जगहों पर नज़र आ रहा है कि जनता और नेतृत्व में एक डिस्कनेक्ट है और जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में गोलमेज़ के। जल्दी ही हम फ्रांस में क्या होगा उस पर भी चर्चा करेंगे आगे, और अमेरिका पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बहुत धन्यवाद।